संजीवनी को ससुराल आए हुए 4 महीने बीत चुके हैं। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत गर्मजोशी थी, अब वह भी गायब हो चुकी है। लीला देवी के चेहरे पर हर बात में असंतोष और संजीवनी की आंखों में एक अनकहा सा खालीपन है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही हैं। सुबह 5 बजे किचन में चाय बनती है। संजीवनी जानती है कि सास को इलायची वाली चाय पसंद है, रोज बनाती है। पर लीला देवी बिना देखे ही एक ही वाक्य कहती, चीनी कम है आज भी। संजीवनी कुछ नहीं कहती, बस हल्के से मुस्कुरा देती। वह मुस्कान जो जवाब नहीं होती, सिर्फ बचाव होती है। संजीवनी दिन भर घर का काम करती है, झाड़ू पोछा, रसोई, कपड़े, सब कुछ। मगर फिर भी एक वाक्य हमेशा सुनने को मिलता है। हमारे जमाने में बहुएं खुद पूछती थीं, माँ जी कुछ और करना हो तो बताइए। वो सोचती हैं, क्या मैं घर की नौकरानी हूँ या बहू। विवेक ऑफिस में व्यस्त रहता है। जब रात को घर आता है तब तक घर में तनाव की चुप्पी बैठ चुकी होती है। संजीवनी बात करना चाहती है, लेकिन हर बात विवेक कह देता है, संजीवनी तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो ऐसी ही है। उस रात संजीवनी अकेली बिस्तर पर लेटी सोचती है, अगर मैं ही सब सहती हूँ तो मेरा हिस्सा इस रिश्ते में क्या है। एक दिन संजीवनी ने सब्जी में कम नमक डाल दिया। लीला देवी सबके सामने कह बैठी, आजकल की बहुएं सिर्फ सजना जानती हैं, रसोई नहीं। बात चुभी बहुत गहराई से। रात को जब लीला देवी सो रही थी, संजीवनी चुपचाप उनके कमरे में आई, उनके पाँव के पास बैठकर रो पड़ी। पर आवाज तक न निकली, बस आंसू गिरे, उन चुप्पियों पर जो दिन भर सहे जाते हैं। एक दिन पड़ोसन मीना चाची आई। उन्होंने मजाक में कहा, संजीवनी तो बड़ी शांत लड़की है, कोई शिकायत नहीं करती। लीला देवी हंसते हुए बोली, क्यों करेंगी, सब कुछ तो उसे थाली में परोसा मिला है। संजीवनी की मुस्कान वहीं जम गई। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वह थाली में कितना कड़वाहट परोस रही हैं। चुप्पियों की दीवार और ऊंची हो गई। लीला देवी को लगता है बहू बात नहीं करती, भाव नहीं समझते। संजीवनी को लगता है सास सिर्फ कमी ढूंढती है, कभी सराहती नहीं। रिश्ते अब शब्दों से नहीं, चुप्पियों से जीने लगे। संजीवनी की खामोशी अब खुद को अंदर ही अंदर खा रही। मगर एक दिन एक ऐसा सच सामने आता है जिससे उसकी सोच बदलने लगती है। उसे पता चलता है कि लीला देवी का गुस्सा सिर्फ बहू होने पर नहीं, बहू होकर सहने की विरासत का नतीजा है। घर की सफाई करते हुए संजीवनी को एक पुरानी संदूक मिलती है। उसमें एक छोटी सी डायरी होती है, पीली पड़ी हुई, पन्ने थोड़े फटे, लेकिन उन पर लिखे शब्द जैसे अभी भी सांसें ले रहे हैं। डायरी लीला देवी की थी, वो वक्त जब वो खुद एक नई नई बहू थी। आज मेरी शादी को 6 दिन हो गए हैं। सासू माँ ने आज पहले बार मुझसे ठीक से बात की, सिर्फ ये पूछने के लिए कि पराठे जल क्यों गए थे। संजीवनी चौंक गई। क्या मम्मी जी ने भी यही सब झेला है। आज मैंने मायके चिट्ठी भेजने की बात की तो सासू माँ ने कहा, अब वो घर तेरा नहीं। पता नहीं क्यों मेरी आंखें बरस पड़ी। विवेक बहुत छोटा है, समझता नहीं अभी। संजीवनी की आंखें भीग गईं। तो यही दर्द उन्होंने अपने भीतर दबा लिया और वक्त के साथ वह पत्थर बन गया। एक दोपहर लीला देवी की पुरानी सहेली सरला चाची मिलने आई। चाय पर बातों बातों में कहने लगी, लीला तू तो खुद रोती थी अपनी सास के तानों पर, अब तू भी वैसी ही बन गई है। लीला देवी ने चुपचाप कहा, न जाने कब वो ताने मेरी आवाज बन गए सरला, और अब कोई दूसरा दर्द दिखता ही नहीं। संजीवनी दूर से ये सब सुन रही थी। उस रात संजीवनी ने डायरी ली और शीला देवी के कमरे में पहुंची। धीमे स्वर में बोली, माँ जी आप चाहें तो यह फेंक दीजिए, यह मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उस कहानी को आगे वैसे न लिखूं जैसे आपके साथ लिखा गया था। लीला देवी ने चौंक कर उसे देखा। वह पहली बार माँ शब्द में कुछ अपनापन महसूस कर रही थी। रिश्ते में पहली बार एक दरार नहीं, एक रोशनी की किरण आई थी। संजीवनी को एहसास हुआ कि लीला देवी का कठोर व्यवहार
घृणा से नहीं, घाव से निकला है। डायरी और लीला देवी की पुरानी यादों ने संजीवनी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, मगर रिश्ते की गर्माहट अब भी अधूरी है। अब संजीवनी खुद को मिटाने के बजाय खुद को पहचानने का फैसला करती है। एक नई जंग की शुरुआत होती है, इस बार अपने हक, अपने सपनों के लिए। संजीवनी के कॉलेज के एक दोस्त का फोन आता है। एक एनजीओ को तुम्हारे जैसे समर्पित सोशल वर्कर की जरूरत है। काम तो तुमने पहले भी किया है, सोच लो। संजीवनी की आंखों में चमक आ जाती है। क्या मैं फिर से खुद को पा सकती हूँ? संजीवनी हिम्मत करके बात करती है। माँ जी, मुझे नौकरी का एक मौका मिला है। दोपहर के कुछ घंटे बाहर रहूंगी, मगर घर का ध्यान रखूंगी। लीला देवी बिना देखे कहती है, घर से बाहर जाकर क्या मिलेगा? औरत की इज्जत घर में होती है, बाहर नहीं। संजीवनी चुप हो जाती है, मगर भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ खड़ा होने लगता है। अगली सुबह संजीवनी तैयार होती है। सलवार कुर्ता, बिंदी, हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास। वह चुपचाप काम पर निकल जाती है। लीला देवी देखती है, मगर कुछ कहती नहीं। विवेक ऑफिस से लौटता है और माँ से सुनता है, आज तेरी बीवी ने बिना पूछे बाहर कदम रखा है। यही आजादी चाहिए थी ना उसे। रात को विवेक और संजीवनी के बीच बहस होती है। संजीवनी, मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, तो क्या मैं हमेशा उनके नीचे रहूं? घर तोड़ना इतना आसान है क्या? और खुद को खो देना कितना आसान है। एनजीओ में संजीवनी को एक महिला मिलती है, पति की मार झेल चुकी, मायके से निकाली गई और अब काम सीख रही है। वो महिला कहती है, दीदी, जब आप जैसी औरतें हमें सिखाने आती हैं, तब हम जैसे डरने वालों को भी हिम्मत मिलती है। संजीवनी की आंखें भीग जाती हैं। शायद मैं किसी और की भी कहानी बदल सकूं। लीला देवी घर में किसी मेहमान के सामने कह बैठती हैं, अब तो बहुएं रोटियां नहीं बनाती, सिर्फ फाइलें लिए घूम। संजीवनी कुछ नहीं कहती, मगर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता होती है। उस रात पहली बार उसने अपने तकिए पर आंसू नहीं बहाए। अब संजीवनी में बदलाव है, न कोई शिकायत, न कोई सफाई, सिर्फ चुपचाप अपने सपनों की ओर बढ़ना। लीला देवी को लगता है बहू हाथ से निकल रही है, मगर असल में संजीवनी खुद के पास लौट रही है। एक सुबह जब संजीवनी काम से लौटती है, तो देखती है लीला देवी रसोई में बेसुध पड़ी है। हाथ से दूध का भगोना गिरा हुआ है। विवेक दफ्तर में है, फोन नहीं उठा रहा। संजीवनी खुद लीला देवी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, अगर समय पर नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। संजीवनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी को कुछ हो जाता तो? वह पहली बार सोचती है, कितनी भी दूरी हो पर वो मेरी माँ भी है। अगले 2 दिन संजीवनी हॉस्पिटल में रहती है। रात को कुर्सी पर सोती है, दिन में लीला देवी का ध्यान रखती है। दवाई, खाना, पैर दबाना, सब कुछ। लीला देवी बस चुपचाप दिखती है। संजीवनी के होंठ सूज गए हैं, आंखें लाल, फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, आपकी चाय में इलायची डाली है, जैसे आपको पसंद है। तीसरी रात लीला देवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती हैं, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं बहू। मैंने तुझमें बेटी नहीं देखी, सिर्फ अपना झूठा अधिकार देखा। संजीवनी कांपते हाथों से उनके माथे को सहलाते हुए कहती है, और मैंने आपको सिर्फ सास समझा, माँ नहीं। चलिए बराबरी हो गई। अगले दिन घर लौटते समय संजीवनी कार में बैठी सोचती है, कभी ये घर जेल लगता था, आज इस घर में माँ की परछाई दिख रही है। वह थाली में फूल रखती है, दीप जलाती है और कहती है, आज की पूजा आपके लिए है माँ जी, क्योंकि अब आप सिर्फ माँ जी नहीं, मेरी माँ भी हैं। घर का आंगन वही है, लोग वही हैं, मगर अब रिश्ते बदले हैं। संजीवनी को काम से लौटते देख लीला देवी मुस्कुराकर कहती हैं, रोटी मैं बना लूंगी, तो थोड़ा आराम कर लो। और संजीवनी जवाब देती है, रसोई से ज्यादा घर आपसे महकता है माँ। सास और बहू की लड़ाई कभी सिर्फ अधिकार की नहीं होती, वह अक्सर अनसुने दर्द, अधूरी माफियों की कहानी होती है। अगर कोई पहल कर दे तो चुप्पियों के बीच भी रिश्ते दोबारा जन्म ले सकते हैं।